हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। आज से हम हिंदी व्याकरण का आपका एक टॉपिक यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला जो आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण में है वो है क्रिया। क्रिया और क्रिया के भेद, जो कि आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए, क्रिया क्या होता है। क्रिया, किसी वाक्य में आप क्रिया को कैसे पहचानते हैं, और यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है क्रिया, और साथ में आपके जो क्रिया से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको पता चल रहा है, राम दौड़ता है, श्याम दौड़ता है, राधा गा रही है। तो यहाँ आपको गा रही है, ये गाने का जो ये शब्द है, ये आपको क्या बता रहा है कि काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया है। इससे पहले आप, क्रिया से पहले संज्ञा और सर्वनाम आप जानते हैं, विशेषण भी आप जानते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया का अर्थ होता है काम होता है, यानी कि काम होना। तो जहां आपको ये पता चले कि काम हो रहा है तो वो आपकी क्या है? वो आपकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। या फिर क्रिया का अर्थ होता है काम, जैसे खाना, पीना, जाना आदि शब्द जो है क्रिया को यहाँ पर बता रहे हैं। अब हिंदी व्याकरण में जो है वर्णों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और यह जो है जो क्रिया है वो वर्णों का एक महत्वपूर्ण क्या है, और यह वर्ण जो है भाषा में क्रिया या काम को यह प्रकट करता है। ठीक है, इस छोटी सी परिभाषा को लिखते हुए चलिए एक छोटा सा यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं कि श्याम खाता है। ठीक है, तो श्याम खाता है, तो यहाँ श्याम तो आपका क्या है? श्याम आपका संज्ञा है, और ये खाना शब्द जो है क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, ये आपकी क्रिया है। कई बार आपने क्रिया के साथ आपने ये सुना होगा, क्रिया का ये धातु रूप है। अब ये धातु क्या होता है? क्रिया के भेद को समझने से पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं धातु क्या होता है। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है, यहाँ पर गाना शब्द जो है क्रिया को बताया जा रहा है। तो किसी वाक्य में जो शब्द आपको ये बताए कि यहाँ पर काम हो रहा है, इसमें क्रिया हो रही है, इसमें काम हो रहा है, तो वही आपकी क्रिया होती है। ठीक है ना। अब क्रिया का धातु रूप क्या होता है? कई बार हम कहते हैं ना, क्रिया का धातु रूप में जब उपसर्ग और प्रत्यय भी आप पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क्रिया के धातु रूप। तो देखिए, क्रिया के मूल रूप को, अब धातु लिखिएगा और लिखेंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण हो उसे धातु कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। तो क्रिया का धातु रूप उपसर्ग और प्रत्यय में आप इस तरह से, जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, तो इसका मूल रूप क्या है? चल है। इसमें हमने ना लगाया तो ये आपका चलना हो गया। पढ़ना धातु का जो क्रिया में जो है पढ़ धातु है। प्रायो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। कहा ना मैंने, प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्ययों में आप यहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि धातु रूप क्या है क्रिया का। तो किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है वही उसका धातु रूप है। तो मूल रूप से जिस शब्द से जो है क्रिया का निर्माण हुआ है, जैसे हमने कहा यहाँ पर चल, तो ये जो है ये चलना धातु जो आपकी क्रिया है उसका धातु रूप है चल। ऐसे ही पढ़ना का पढ़, तो प्राय धातु में आप क्या लगाते हैं? ना प्रत्यय। जैसे आपने चल में क्या लगा दिया? चलना। ठीक है, खा है तो खा में आपने खाना, है ना। और नाच, नाचना।
ठीक है, दौड़, दौड़ना, तो ये धातु रूप हैं। जिन मूल शब्दों से मिलकर के आपकी क्रिया बनती है वो इस क्रिया रूप का धातु रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे लिख लीजिएगा। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है और क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का जो मूल है वो धातु। धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। यानी कि जितने भी आपके पास क्रिया क्या होंगे, क्रिया होंगे, उन सभी के धातु रूप होंगे। ठीक है ना, किसी ना किसी मूल शब्द से मिलकर बना होगा वो, प्रायः उसके क्या होंगे, सभी जो आपके पास क्रिया हैं, क्रिया शब्द हैं, उनके आपको धातु रूप मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है ना, तो जिन मूल शब्दों से मिलकर के आपकी क्रिया बनते हैं वही आपकी धातु होते हैं। तो ये जानना भी आवश्यक था कि क्रिया का धातु रूप, क्योंकि कई बार बच्चों को धातु रूप नहीं समझ में आता है। तो क्रिया के भेदों को जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आपके सामने, यहाँ बोर्ड में आप लिखेंगे इसे। ठीक है, कि धातु क्या होता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, अर्थात अलग अलग तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इतनी बड़ी आपको परिभाषा नहीं लिखना है। अर्थात जिस शब्द से क्रिया पद का निर्माण हो उसे धातु कहते हैं। आप इतना लिख सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो समझ गए हैं, तो आगे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी को ये लाइन नहीं समझ में आई तो दूसरा लाइन कि जिस शब्द से क्रिया पद का निर्माण हो उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। तो जो भी आप क्रिया आपके पास शब्द आएंगे सब में आपको धातु मिलेगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि चलना क्रिया। चलना क्या है, एक क्रिया शब्द है। ये क्या है, एक क्रिया शब्द है। इस क्रिया शब्द का धातु रूप क्या हो जाएगा, चल हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ना आपका क्या है, पढ़ना आपका क्रिया शब्द है। इसमें आप पढ़ धातु इससे निकाल लेंगे। प्रायः धातु में आप क्या लगाते हैं, ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे आपने चल में ना लगाया चलना, पढ़ में आपने ना लगाया पढ़ना। ठीक है, हंस में आप लगाएंगे हंसना, दौड़ में आप ना लगाएंगे दौड़ना, है ना, खा में आप लगाएंगे खाना। ठीक है, और रो में आप लगाएंगे रोना। तो ये जो है ना प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय आप जानते हैं सभी बच्चे कि किसी मूल शब्द के अंत में यदि कोई अन्य जो है शब्दांश जुड़ता है तो उसे आप प्रत्यय कहते हैं और उपसर्ग मूल शब्द से आगे लगता है। तो यहाँ पर क्रिया के धातु रूप में जब आप ना लगाते हैं तो एक नया शब्द भी आपको मिल जाता है और इसमें जो है प्रत्यय का निर्माण भी आप इस प्रकार से करते हैं। तो जब आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको ये सिखाया जाता है कि धातु के मूल रूप से पहले आप क्या लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं। किसी मूल शब्द के आगे से जब आप कोई शब्दांश लगाते हैं तो वो आपका एक नया शब्द का निर्माण करता है, वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और जब आप मूल शब्द के बाद में, तो यहाँ क्रिया के धातु रूप में आपने क्या लगा दिया, आपने ना प्रत्यय लगा दिया, तो आपको मिल गया यहाँ पर क्रिया। ठीक है, चलिए, तो क्रिया का मूल धातु है, क्रिया का मूल है वो धातु है। धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है और जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई हैं, 2-3 परिभाषाएं आपको दी गई हैं। जो भी परिभाषा, आपको इतना लंबा ये पैरा नहीं लिखना है, तो समझाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो आपको जो भी डेफिनेशन आपको समझ में आती है, जो भी परिभाषा आपको समझ में आती है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए, अब धातु 2 प्रकार के होते हैं। धातु भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ जो है धातु एक ही होगा। तो पहला प्रकार है आपका मूल धातु। क्योंकि हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया में आपको क्रिया का मूल रूप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर पहला प्रकार है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है, जब वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, वह मूल धातु कहलाता है। जैसे जा, खा, पढ़, चल, ये क्या है, मूल धातु है। तो इसमें जो है किसी दूसरे शब्द को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। जो धातु किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, दूसरा यानी दूसरे शब्द से, अर्थात जो स्वतंत्र होती है,
वह मूल धातु कहलाती है, जैसे आपका जा, खा, पढ़, चल आदि। ठीक है, चलिए इसको नोट करें। और दूसरा यहाँ धातु का प्रकार है यौगिक धातु क्रिया। यौगिक धातु क्रिया, ठीक है। तो देखिए, यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है, जैसे चलना से चला। ठीक है, चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको मूल यौगिक धातु मिलेगी। जैसे यह धातु किसी मूल धातु में जो है संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है, जैसे चलना से आपका चला धातु बना है, पढ़ना से आपका पढ़ा धातु बना है। तो ये भी क्या है, ये आपका यौगिक धातु है। तो दो प्रकार के यहाँ आपके धातु होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मूल धातु हो गया, तो वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र होती है, वह मूल धातु कहलाती है। जैसे जा, खा, पढ़, ये जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें कोई और जो है शब्दांश नहीं जुड़े हैं। लेकिन यौगिक धातु क्रिया क्या होती है, यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे हमने यहाँ चलना बनाया, लेकिन चलना से फिर हम धातु बना सकते हैं चला। ठीक है, पढ़ना से पढ़ा, तो ये आपकी क्या है, ये तो मूल धातु हो गई पढ़ चल, लेकिन चला और पढ़ा ये आपका यौगिक धातु है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय लगा करके ये बनाया गया है। ठीक है ना। चलिए, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्रिया क्या है, किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध कराता है, वो आपका आपका क्रिया कहलाता है। क्रिया के हम कई बार बोलते हैं धातु रूप। धातु रूप, तो धातु क्या होता है, जो किसी क्रिया का मूल रूप होता है। लेकिन धातु के भी दो प्रकार हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, जो स्वतंत्र होती है। जैसे हमने यहाँ जा, खा, पढ़, ये क्या है, मूल धातु है। लेकिन यौगिक धातु जो है किसी मूल धातु में जो है ये संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय रूप में जुड़ करके एक नई धातु रूप में ये आ जाती है। जैसे चलना का हमने चल किया, तो इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, ना प्रत्यय जोड़ा, फिर इससे हमने धातु क्या निकाल लिया, चला। पढ़ना से हमने क्या निकाल लिया, पढ़ा। तो ये जो है यौगिक से बना हुआ, यौगिक दो शब्दों से, क्योंकि इसमें हमने पहले प्रत्यय जोड़ा और फिर हमने इसके मूल रूप को निकाला। तो इस प्रकार से ये आपके पास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे यौगिक धातु की रचना आप कैसे करते हैं। तो धातु में प्रत्यय लगाने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं आपकी बनती है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। तो ये सकर्मक क्या है, प्रेरणार्थक क्या है, इसको हम अभी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये क्या होती है, संयुक्त यौगिक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, और अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, इसको एक बार नजर डालेंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा क्रिया के बारे में, इसके जो और भी चीजें इसमें हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होती है, वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं न काम करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बालक ने छत से गेंद गिराई, बालक ने छत से गेंद गिराई, तो अब काम किसने किया, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला है गेंद, क्योंकि जब गेंद गिर रही है तो काम तो गेंद ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्ता कौन है, तो यहाँ पर चलिए और इसमें भी उदाहरण दिए गए होंगे। ठीक है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो वह प्रेरणा। जैसे मोहन ने सोहन को जगाया, मोहन ने सोहन को जगाया, यहाँ पर सोहन मोहन की प्रेरणा से जागा। तो यहाँ पर जो है मोहन ने सोहन को जगाया, तो सोहन जागा, काम करने वाला तो सोहन है, जागना जागना उसने काम किया जागने का। लेकिन उसको काम करवाने वाला कौन है, मोहन है। तो वो उसको प्रेरणार्थक क्रिया इसे कहा जाता है।
इस प्रकार प्राय सभी धातुएं के दो दो प्रेरणार्थक रूप होते हैं। प्रथम वह जिस धातु में आ लगता है, जैसे कर से करा, सुन से सुना, और द्वितीय वह जिस धातु में वा लगता है, जैसे सुनवाकर, करवाकर, हटवाकर। ठीक है, तो कर से करवा, सुन से सुनवा, हट से हटवा। तो इस प्रकार से जो है दो आपके प्रेरणार्थक इस प्रकार से क्रिया आपकी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये आप छोटी क्लासेस में भी समझ चुके हैं, प्रेरणार्थक जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, किसी दूसरे जो है उसको जो है प्रेरणा देता है काम करने के लिए। तो जैसे यहाँ मोहन ने सोहन को जगाया, तो यहाँ पर सोहन मोहन की प्रेरणा से जागा। इस प्रकार से ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। साथ में ये दो रूप में होते हैं। प्रथम जिसमें धातु में आ लगता है, जैसे कर से करा, सुन से सुना, और द्वितीय वह धातु जिस धातु में वा लगता है, जैसे सुन का सुनवा, कर का करवा, हट का हटवा। तो देखिए मूल धातु जैसे आपका उठना, उठाना, उठवाना। ठीक है, पीना, पिलाना, पिलवाना। ठीक है, तो मूल धातु तो ऐसा है भाई, उसने वो उठा या उठा, उसने वो उठा, इसी प्रकार से आप बोलेंगे। लेकिन कोई दूसरा करवाएगा तो उठाना, उठवाना। जब आप पिएंगे, पिलाना, दूसरा पिलाएगा। पिलवाना, कोई दूसरा आपको फोर्स पूर्वक जो है क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। करना तो कराना, कोई दूसरा कराए, करवाना। ठीक है, ऐसे ही सोना, सुलाना या सुलवाना। ऐसे ही खाने का खिलाना और खिलवाना। तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं आपकी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो धातु रूप क्या होता है, धातु के कौन कौन से प्रकार यहाँ पर आपने पढ़े, साथ में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, और यौगिक या संयुक्त। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं आज की क्लास में। तो देखिए वैसे तो आपके सिलेबस में सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको सिलेबस में साफ साफ दिया गया है। क्रिया और क्रिया के भेद, इस प्रकार से क्रिया के भेद और भेद में भी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया दी गई है। लेकिन इससे जानने से पहले आपको इसे जानना भी जरूरी है। ठीक है, वैसे तो आप प्रेरणार्थक क्रियाएं छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर साथ में जैसे आप जब क्रिया बोलते हैं उसमें आपकी सहायक क्रियाएं आती हैं। तो वो क्रिया कौन कौन सी है, जैसे आपने खाना, वो खाना खाता है, तो ये है क्या है, वो जा रहा है, ये रहा है क्या है, ये भी तो क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार से और भी चीजें इसमें जो है आपके और कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, और चीजें आपको भी जाननी जरूरी होती हैं। क्योंकि सिर्फ आप उसी चीज को चलेंगे तो हो सकता है आपको कई बार क्वेश्चन जो है, वैसे तो इसमें सीधे ही आते हैं आपके पास सकर्मक और अकर्मक क्रिया बना ढूंढने के लिए आपको। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी हम कराएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में जो आपके इस प्रकार से जो ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आपके जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम आपके सामने लाएंगे। आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो आप इसे जो है इसकी परिभाषा लिखें, धातु क्या होता है, धातु के कौन कौन से रूप होते हैं। साथ में यहाँ पर हमने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी पढ़ा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।